हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। और जो बैच चल रहा है वो है शिखर 2.0 क्लास 12 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो भैया बात ऐसी है कि चलते चलते जो सफ़र है कितना सुहाना होता जा रहा है, मज़ा आता जा रहा है। और ये सफ़र जो आपका और हमारा है, इसमें और बहुत सारी बातें करना बाकी है। चौरसिया साहब आपके लिए रहते हैं तैयार, मिस्टर एक्स पढ़ाने को है तैयार, और मैं हूँ समझाने को तैयार। तो क्या आप हो समझने को तैयार? बिजनेस स्टडीज़ की बातें जब हम करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हो, अपनी आम जिंदगी के बारे में सुन ले और समझ ले, वही काफ़ी है। बिजनेस स्टडी की बात वहीं समझ में आ जाती है। क्यों लर्न करना, क्यों रट्टे मारना, हर एक पन्ने को घुमा के देखना और फिर सिर्फ उतने ही समय याद रहना, और एग्जाम आ जाए तो भूल जाना। तो भूलने का नहीं है। क्यों नहीं भूलने का? क्योंकि हम बात इस तरह से करते हैं, समझते इस तरह से हैं कि आपकी आम जिंदगी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज़ हो रही है वो बिजनेस मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने घर के आसपास इर्द गिर्द अगर आप देखोगे, अपने घर का माहौल देखोगे, इन्वायरमेंट देखोगे, और वहाँ पे जिस तरह की मैनेजमेंट स्किल्स देखोगे, आप समझ जाओगे भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट के साथ जब अपन आगे बात करते हैं, बात चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की। और एनवायरनमेंट जो होता है बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस बेचारा बीच के अंदर, और इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे इन्वायरमेंट है, जिसमें हमने बात की सोशल इन्वायरमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को लेकर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लेकर, लीगल इन्वायरमेंट को लेकर, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को लेकर। हर एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है जो बिजनेस के हाथ में नहीं होता, कंट्रोल करना हाथ में नहीं होता। पर उसके हाथ में एक चीज़ है, वो क्या है कि उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना, चेंज कर लेना, उसको एनालाइज करना, उसको भाप लेना, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ लेना। तो ये जो चीज़ है ये आपकी जिंदगी में भी लागू होता है नहीं होता? कुछ चीजें जो आप चाहते नहीं हो वो भी आपकी जिंदगी में हो जाती है, और उसके बाद उस चीजों के साथ आप समझौता करते हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो, और फिर अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से शुरू करते हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी यही कहता है। तो आज किसके बारे में बात करेंगे? आज बात करेंगे सबसे बड़ी घटना जो हमारे देश में हुई थी 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ था, उस बारे में बात करेंगे। क्यों हुआ था, क्या जरूरत पड़ गई थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी को लेकर, ऐसा क्या गलत हम कर गए थे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और 3 एलिमेंट्स जो जनरेट हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, उससे पहले अब जैसे स्टार्ट करेंगे तो बता देना चाहता हूं आपको कि भैया ये जो मुलाकात है इसको और खास बना सकते हो कैसे? इजीली ऐप डाउनलोड करके। जैसे कि मैं कहता हूं कि आप मेरी क्लास लेते हो, 80% तैयार हो गए इस क्लास के अंदर, पर 20% अभी भी बाकी है। जैसे कि हमेशा कहा है मैंने आपको कि भैया पढ़ाई तो हो गई, पर जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जब तक उस जो पढ़ाई करी उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ ना हो सकेगा। तो 20% और इससे रिलेटेड बार बार उस सवाल जवाब करने को कहाँ आना पड़ेगा? इस ऐप में आ जाइए। बड़ा ही सिंपल है, प्ले स्टोर में जाइए, इजीली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे डाउनलोड करोगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना। क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ डिटेल, नॉर्मल सी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। लोकेशन ऑन रख लेना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन ले लेगा। अगर मान लीजिए लोकेशन नहीं ले पाता तो आप मैन्युअली हाथ से, भाई घर का एड्रेस तो पता है, टाइप कर देना, ले लेगा अगला। इतना सा काम, थोड़ा सा मदद, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लेना। ओटीपी के लिए क्लिक कर देना, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दिया, बात खत्म। यहाँ आपको एक ऐसा क्या मिलेगा देखने को, इंटरफेस मिलेगा, जहां पे आप देख सकते हो भैया कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम 11th और 12th, CUT वगैरह और भी जो चीजें हैं। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आप जाने तो भैया मैं तो 11th और 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, चौरसिया साहब को सुनना है तो 12th क्लास में आ जाना। आने के बाद 12th में शिखर जो है इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे कॉमर्स ओपन हो जाएगा, कॉमर्स पे क्या कर देना, क्लिक कर देना।
टिक कर दोगे तो आग नेक्स्ट कर दोगे, तो यहाँ पे से 12th क्लास भैया, तो 12th क्लास हो गया आपके लिए। नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे आपके सारी रिकॉर्ड आ चुकी है। अब जैसे देख रहे हो अकाउंटेंसी पर सब्जेक्ट की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, पर सब्जेक्ट, और टोटल परचेस करते हैं तो कितना होता है 8,999 रुपए। ओहो, इतना महंगा सर, आप तो बोले इतना महंगा आप करोगे नहीं, पैसे लोगे नहीं। अरे हमने कहाँ बोला, हम तो आपसे प्यार चाहते हैं। प्यार चाहना है कैसे करना है, डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये कूपन कोड डाल देना है, फ्री इजीली कूपन कोड डाल देना है। पूरा का पूरा जो 8,999 हो जाएगा जीरो, और ये जो मुलाकात रहेगी होती रहेगी बड़े आराम से, कोई पैसों की बात नहीं होगी। कर लोगे, इतना तो कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बारे में। आज के बारे में पढ़ेंगे भैया एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर बात हुई, पर 1991 से पहले क्या क्या हुआ थोड़ा उस बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो चौरसिया साहब कल हमारे पास आए थे और बोले कि इनके जो भाई हैं दूसरे वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने बोला जरूर लेके आ जाइए। तो बोले अभी नहीं, उनको प्लानिंग चैप्टर पढ़ना है। तो मिस्टर एक्स बोले ठीक है भैया, प्लानिंग चैप्टर भी पढ़ा देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। तो प्लानिंग, क्योंकि उनको बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग करनी है तो उसमें अपने से जुड़ेंगे ये। तो देखते हैं भैया चौरसिया साहब के ब्रदर कैसे हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। तो अभी बात कर रहे हैं 1991 को लेकर। देखिए कोई भी चीज ना सडनली नहीं होती, बहुत सालों के आपके कर्म किए हुए होते हैं, तो उस वजह से चीजें इकट्ठा होती जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट के बैक ऑफ माइंड एक चीज चल रही थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो आई थी बोल के भैया हम तो यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? बिजनेस, ठीक है। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा ही कर लिया, राज कर लिया, गुलाम बना के रखा देश को। तो जब देश आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में फिट हो गई थी कि भैया उनको अब बाहर की कंपनीज को तो आना देंगे नहीं, ठीक है। मतलब अब दूसरे देश वाले बोले हम बिजनेस करना चाहते हैं, ना 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 वाला सीन था, सीधा मना, नहीं आने देंगे भैया आपको। ठीक है। तो ये चीजें जो होती रही, और क्योंकि इंडिया जो था वो डेवलप तो था नहीं बेटा, आपको पता है इंडिया डेवलप नहीं था, डेवलपिंग स्टेज में था। और डेवलपिंग भी बोले तो और अंडर डेवलप स्टेज में ही चल रहे थे हम। देश की हाल बहुत बुरा था, आजाद हुए थे, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह पिट चुकी थी, हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब बंद कर दिया था। अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया था, तो वो सब चीजें बंद हो गई थी। हैंडीक्राफ्ट जो था, हमारे स्किल्स, आर्ट, सब कुछ खत्म कर दिया, हमें रॉ मटेरियल वाला सेक्टर बना के छोड़ दिया। जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स मेंटर जो आपको पढ़ाएगी वहां समझोगे आप इस चीजों को। तो अब देश को वापस उठाना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1947 में कि भैया दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो बोले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भाग दौड़ नहीं देंगे, सारी जिम्मेदारी जो है पब्लिक सेक्टर उठाएगा। क्योंकि इस समय ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो भी आएगा वो एक ही उद्देश्य के साथ आएगा। चौरसिया साहब जैसे लोग वो बोलेंगे भैया मुझे तो कमाना है प्रॉफिट, तुम्हारे घर में चूल्हा जले नहीं जले, मेरे घर में तो बढ़िया सिलेंडर विलेंडर होना चाहिए, एसी वगैरह सब होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सामान बना के दे रहा हूँ। तो बात थी प्रॉफिट को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भैया पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। गवर्नमेंट ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज का जो बेस रिक्वायरमेंट होता है किसी भी देश को डेवलप होने के लिए, वो किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, मतलब पब्लिक सेक्टर स्टार्ट कर दिया। दूसरा, क्योंकि डर ये था कि भाई दूसरे देशों को आना देना नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी ये गलती हुई कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया। भाई कुछ चीजें थी जो हमारे देश में नहीं थी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कैपिटल मतलब हम मशीनरीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मशीनरीज वगैरह यहाँ पे हमारे आज भी इंडिया के अंदर इतने बड़े बेस पे, इतने बड़े लार्ज क्वांटिटी पे अभी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा महत्व देता है। मतलब जहां मशीनें बनती है, हम प्रोडक्शन करने में ज्यादा बेटर मानते हैं अभी अपने आप को, तो प्रोडक्शन हो तो रहा है पर मशीनें आज भी जापान वगैरह से आ रही है। तो इंडिया का वही हिसाब था, इंडिया ने इंपोर्ट ज्यादा किया पर एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया।
और इंपोर्ट करने पे क्या लगता है बेटा, इंपोर्ट करोगे तो ड्यूटी, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया, पर पेमेंट तो आपको किस में करना है, इंडियन करेंसी में करना ही है ना। उसको फॉरेन रिजर्व में कन्वर्ट करोगे, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस को, फिर पेमेंट करोगे बाहर के देशों को। अब बाहर के देशों को पेमेंट करने के लिए चाहिए आपको फॉरेन रिजर्व। तो आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए कि हर एक चीज के पीछे दूसरी चीज वजह बनती गई। तो हमने इंपोर्ट बहुत किया, एक्सपोर्ट को हमने ज्यादा बढ़ावा दिया नहीं, तो एक्सपोर्ट नीचे रखा। अब बताए भैया, कोई भी चीज जब बाहर से आएगी तो पेमेंट आपको डॉलर्स में करना है, तो मतलब आपको चाहिए फॉरेन रिजर्व। अब धीरे धीरे आप इंपोर्ट करते गए और सबसे ज्यादा पता है इंपोर्ट अपन क्रूड ऑयल का करते हैं। तो ये चीज चल रही थी। फॉरेन रिजर्व जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कम कर रहे थे। अब सिचुएशन कहां विकट होना चालू हुई, सिचुएशन विकट होना चालू हुई 1985 से ज्यादा। ये जो समय था 1991 का तो नाम दे दिया बेचारा भाई, 1991 तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया, ये कहना चाहता है। हमने बोला अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं समस्या पहले से तो स्टार्ट हुई होगी। तो 1985 वो ट्रिगर ईयर था जहां से समस्या चालू हुई। पहले से ही देश जो है फिस्कल डेफिसिट में चल रहा था, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा डेफिसिट चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट हमारा वैसे डेफिसिट में चल रहा था। तो हर चीज डेफिसिट में चल रही थी, कुछ भी सरप्लस में था नहीं। इसी दौरान 1985 इस समय मिड में गल्फ वॉर चालू हो गया, और गल्फ वॉर ने बहुत बुरा हाल कर दिया इंडिया का, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा गल्फ देशों में थी, क्योंकि हम यहां से मंगाते थे क्रूड ऑयल। इराक और कुवैत में हो गई बीच में लड़ाई भैया, इराक और कुवैत में हो गई लड़ाई। जब दोनों देशों में लड़ाई हुई तो भैया हम क्रूड ऑयल यहीं से मंगाते थे। अब वो बोलेंगे भैया तेरे को कहाँ क्रूड ऑयल, तो पहले तो हम खुद का सल्टा है ना, दूसरे से लड़ रहे हैं, खुद के देश को संभालें, तेरे खुद के सिस्टम को संभालें। तो इंडिया का यहाँ पे हुआ बुरा हाल। अब जब भी किसी देश में लड़ाई होती है तो उसका इफेक्ट बाकी देशों पे आता है जो उस पर निर्भर करता है। तो इंडिया निर्भर करता था भैया क्या चीज के लिए, तेल के लिए, और तेल हो गया महंगा, धैमचक्की। और इंडिया का हाल इतना बुरा हो गया 1991 के अराउंड समथिंग कि ये चले गए भैया कहां पर, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का, 3 वीक्स का इनके पास सिर्फ क्या था, फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। साथ ही साथ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भैया ऑब्वियसली बात है, इंडिया जब डेवलप हो रहा था तो ऑब्वियसली इंडिया का इतना पैसा था नहीं, तो इंडिया ने लिया था किससे मदद, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे मदद ले लिया था, दूसरे देशों से मदद लिया, पैसे तो ले लिए, किस्त भी चुकानी पड़ेगी, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 1991 में हुआ क्या था, हुआ ये था कि इंडिया के पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चुकाने के पैसे नहीं बचे थे, जो जुलाई के महीने में ड्यू हो रहा था। 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व बचा था, मतलब आप क्रूड ऑयल वगैरह तो भूल जाओ, बाकी जो नेसेसिटी चीजें जो आप बाहर से मंगा रहे हो उसके भी सासे पड़ जाने थे, ठीक है। तो अब क्या था भैया, अब इंडिया गया भैया वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, उन्होंने कुछ शर्तें रखी। इंडिया बोला नहीं हम ये शर्तें नहीं मानेंगे, तो IMF ने बोला भैया हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने बोल रखा था भैया कि इतने पैसे हम आपको और दे देंगे, वो भी रोक दिया, सैंक्शन लगा दिया कि अब आगे कोई मदद नहीं करी जाएगी, जो कमिटमेंट दिया उसको भी रोक दिया गया। इंडिया का हो गया बुरा हाल। इंडिया ने अपने इंटरनली बहुत सारी चीजें कोशिश करी, ठीक है, गोल्ड को गिरवी रखने की कोशिश करी कि भाई गोल्ड रख दो गिरवी, उसके बदले फॉरेन रिजर्व ले लो, उसके बदले डॉलर्स ले लो, पर ये चीजें काम नहीं आई। और साथ ही साथ 1991 के अंदर इतना बुरा हाल हो गया था कि उस साल बजट भी पास नहीं किया गया। जब उस साल बजट पास नहीं किया गया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक क्या बन जाता है ना, एक सिस्टम बन गया कि भैया इंडिया होने जा रही बैंकरप्ट, इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, इंडिया नेशन इज गोइंग टू डाई, ये सारे ट्रेंड चलने लग गए। उस समय ट्विटर हैशटैग तो चलता नहीं था, पर न्यूज़पेपर में चीजें चलने लग गई थी। उसके वजह से इंडियन रुपीस और ज्यादा नीचे गिर गई, डी वैल्यू हो गई भैया। क्या हो गई, डी वैल्यू हो गई।
तो अब बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा हो गया था। तब जाके इंडिया ने एक्सेप्ट किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जहां पे एलपीजी उन्होंने बोल दिया कि भैया द्वार खोलो, जो आपने क्लोज्ड इकोनॉमी क्रिएट कर रखी उसको बंद करो और द्वार खोल दो, जिससे बाहर के देश वाले भी आपके देश में बिजनेस कर सके और एक पूरा सिस्टम सेट हो सके। तब जाके 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्म हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉर्मेशन हुआ, उसे अप्लाई किया गया। उसके बाद इंडिया की ग्रोथ रेट काफी अच्छी देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ जरूर बताना था मैं को आपको कि 1991 बात तो कर लिया, इकोनॉमिक क्राइसिस बात तो कर ली, पर हुआ क्यों? कहीं ना कहीं हम ही इन चीजों के लिए जिम्मेदार थे। पब्लिक सेक्टर पे अधिक से ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाना और पब्लिक सेक्टर का रिटर्न में आपको कोई फेवर नहीं देना, मतलब कोई कमाई करके नहीं दी, कोई रेवेन्यू जनरेट करके दिया नहीं पब्लिक सेक्टर ने। जैसे बोलते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी बल्कि सरकार का दामाद बन चुका है, अब इसको कोई निकाल नहीं सकता, घर जमाई हो गया है, तो वो वाला हाल हो गया था पब्लिक सेक्टर का। कमाए नहीं कमाए उसको हमेशा क्या कर रही गवर्नमेंट, हर साल बजट पास करती, उसको एक्स्ट्रा पैसा, उसके लॉस को रिकवर करती, उसको और पैसा देती, लॉस को रिकवर करती और पैसा देती, लॉस को रिकवर करते और पैसा दे देते। भैया तो डेफिसिट तो क्रिएट होना ही था और इस लॉस को भरने के लिए हम दूसरे देशों से उधार लेकर आ जाते थे, तो ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर भी समझाता है कि गड्ढा भर नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं कि बाहर से लाके उसको भर दो और फिर दूसरा गड्ढा खोदने की तैयारी कर दो, उसको वहीं रोक दो, एक बार भर दो, खत्म, दूसरे गड्ढे खोदने की जरूरत ही नहीं है वापस से। तो ये कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाता है हमारा 1991 की क्राइसिस। तो इसके बाद जन्म हुआ किसका भैया? तीन चीजों का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द थ्री मेजर कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्यों चौरसिया साहब, समझ में आया या नहीं आया? आया नहीं आया? अरे जवाब दो, बोलो यस, आ गया है एक्सप्लेनेटरी मार्क के साथ, क्या बात है, शाबाश। तो ये जो मुसीबत आई तो आपने इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चीजें सीखी, इससे कुछ गणित सीखा कि कहाँ हम गलत थे, हमारा देश ने कहाँ गलती करी, हमारे मैनेजमेंट देश की कहाँ गलती कर गए थे। मिस्टर एक्स भी आपको यही चीज समझाना चाहते हैं। लिबरलाइजेशन की बात करें तो भैया जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर पर जो आपने अंधा विश्वास कर रखा था उसे खत्म करिए, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इंटीग्रेशन इकोनॉमी के बारे में बात करता है। चलिए एक एक करके सारे पढ़ेंगे भैया। लिबरलाइजेशन क्या था? It refers to end of license, quota and many more restrictions that were put on the industries before 1991। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, हर चीज पब्लिक, ये काम भी पब्लिक सेक्टर करेगा, ये काम भी पब्लिक सेक्टर करेगा, पानी लाना वो भी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक सेक्टर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक सेक्टर करेगा, ब्रेड बनाना पब्लिक सेक्टर करेगा, कुछ भी करना हो छोटी छोटी चीजें पब्लिक सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीजें दी गई थी। 1947 के बाद जब देश आजाद हो गया तो सारी निर्भरता किसके ऊपर डाल दी? पब्लिक सेक्टर के ऊपर, और प्राइवेट सेक्टर को कुछ छोटा सा हिस्सा दे दिया और उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कि आप ऐसे तो बिजनेस ओपन नहीं कर सकते इंडस्ट्री, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे देश में एक बात है रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब है घूसखोरी, करप्शन, जो रग रग में बसा हुआ है हमारे इंडिया के लोगों में। तो हर एक चीज के लिए बोलते हैं फाइल में कुछ वजन नहीं है तो वजन दीजिए, तो वजन का मतलब था कुछ पैसा डालिए। अब ये आदत ऐसी पड़ गई लोगों की, हर चीज के लिए घूसखोरी चालू हो गई थी। तो आपको इंडस्ट्री, अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट सेक्टर को कोई 4 या 5 सेक्टर से दे रखे थे जहां पे वो काम कर सकते थे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा था, अगर उसमें भी अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उस लाइसेंस के लिए पता है फिर आपको इंडिया में कोई भी सरकारी काम हो, महकमे में जाना हो तो फिर कितनी लंबी कतारें, और कतारों से अगर हटना है तो फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है, हर चीज पे फिक्स कर दिया रेस्ट्रिक्शन कि भैया जैसे कोटास होता है ना कि इतने ही आप प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ ये सेक्टर अवेलेबल है, इसमें काम करना चाहते हो कर लो वरना मत करो, करोगे तो आपको लाइसेंस लेना है। साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोडक्शन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन था। समझ रहे हो आप कि भैया आपको आपके फादर ने बोल दिया, चले आपके फादर नहीं बोलते सीधे पहले मदर पे आते हैं, आपको बाहर जाना है
ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। पहले आपने मम्मी से पूछा, मम्मी बोला मेरी तरफ से तो मना नहीं, पर पापा से पूछ ले, जो उनका सबसे बड़ा हथियार होता है वैसा। अब आप बोले भाई पापा से पूछे, मम्मी बोला आप पूछी बता दो, पापा से पूछेंगे तो सीधा मना ही कर देते हैं। तो मम्मी ने थोड़ी सी अच्छी खाना खिलाया, पहले घूस तो देना ही पड़ेगा। कैसे घूस दिया? अच्छा खाना, अच्छा पकवान बनाया पापा के लिए, बढ़िया खाया। बोले हाँ भाई अब बात करो, जब अच्छा खा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे मन भी खुश रहता है, हाँ बढ़िया खाना बनाया आज। तो बोले यार आपको छोटे बेटे को, बड़े बेटे को, जो भी है, ये बच्ची को बाहर जाना है आज, शाम को दोस्तों की पार्टी है। तो ये तो हो गई घूस जो आपने दे दी। लाइसेंस चाहिए ना तो घूस देनी पड़ी। लाइसेंस ठीक है, चले जाना, बड़े खुश, चले जाएं बाहर, मजा आ जाएगा। पर अब आया रेस्ट्रिक्शंस, कितने बजे जाना है, कब तक आओगे? आपने बोला जाना है 6 बजे, आ जाएंगे 9 बजे, नहीं 8 बजे घर आ जाना है, फोन ऑन रखना है, मैं छोड़ के आऊंगा, मैं ही लेने आऊंगा। तो ये क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शंस। आजादी तो मिली पर उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पर भी जब इनको आजादी हुई, काम कर लो, पर लाइसेंस है, उसके बाद और रेस्ट्रिक्शन की भैया आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हो तो इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप कुछ भी प्राइस नहीं रख सकते, हम जो प्राइस बताएंगे वही प्राइस रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए और आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब काम करने देना ही नहीं है। तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर बोले तू ही कर ले, पकड़, करना ही नहीं मुझे काम। समझ में आ गई बात? तो रेस्ट्रिक्शंस, तो क्या करा, इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन। तो 1991 में लिबरलाइजेशन को फ्रीडम दी। क्या चीज से बेटा? अबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यूज, 2-3 इंडस्ट्री जहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी सब में लाइसेंस खत्म कर दिया, कोई लाइसेंस नहीं। बिजनेस स्टार्ट करना, करो, कमाओ, प्रोडक्शन करो, लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, जैसे कि बताया कि बिजनेस को बड़ा करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। स्मॉल स्केल खोला, आप मीडियम स्केल पर जाना चाहते हो तो भी लाइसेंस लो, मीडियम से लार्ज जाना चाहते हो तो भी लाइसेंस लो, एक्सपेंड करना चाहते हो तो भी लाइसेंस लो, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो भी लाइसेंस लो। अरे लाइसेंस 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 लाइसेंस, कितना लाइसेंस लेगा आदमी जिंदगी में? फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, जो मैंने आपको बताई थी भैया, प्राइस भी कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट। कि इस प्रोडक्ट की प्राइस आप 10 रुपए ज्यादा लोगे, अरे भैया घर में 12 रुपए की पड़ रही है, काहे का 10 रुपए? मैंने वेलफेयर के लिए थोड़ी खोला है, इतना पैसा अगर बिजनेस में लगाया या कहीं से लिया तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, प्रॉफिट भी तो कमाऊं। पर घर में 10 रुपए की चीज आप 10 रुपए सेट कर दो, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लिबरलाइजेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जितना इंपोर्ट करना है, जितना एक्सपोर्ट करना है, आपके ऊपर फ्रीडम दे दी, जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से 1991 देखने को मिला था हमें। Easy and simplifying the procedure to attract the foreign capitals in India, FDI को भी, बाहर के देशों का पैसा अंदर लाने के लिए भी क्या करा, पॉलिसीज में चेंजेस किए गए। ठीक है, उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस बड़े लगा रखे थे, भाई आप लेना चाहते हो तो आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आप इसको इस मिनिस्ट्री का अप्रूवल, फिर RBI का अप्रूवल, फिर वो अप्रूवल, फिर वो अप्रूवल, तो वो चीजें भी खत्म हो गई। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बता चुका हूं मैं आपको। तो इंपोर्ट यहाँ पे फिक्सन दे दिया भैया, तो आई समझ में। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ आजादी मिलना, कि आप अपने हिसाब से जिंदगी जिए, आप अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करें, दैट इज लिबरलाइजेशन। अब क्लियर है? बैठ गई दिमाग में, गणित फिट हो गया। चलिए जी, अगली बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई थी? पब्लिक सेक्टर के ऊपर। एक ही घर का बड़ा बेटा वही संभालेगा सब कुछ वाला सीन था, बाकी तो निकम्मे ढीठ है, कोई काम के नहीं है। तो इसी उद्देश्य के साथ जो 1947 के बाद हमारा देश चला था, उसका भुगतान देखने को मिला। पब्लिक सेक्टर पे अधिक से अधिक डिपेंडेंसी उन्होंने हमें कभी रिटर्न कमा के दिया नहीं, और उनके लॉस बढ़ते बढ़ते खुद के लॉस घाटे में आ गई, कंट्री तक डूबने की कोशिश में हो चुकी थी, कगार पे खड़ी हो गई थी। तो यहां पे बोला भैया जो कमा के नहीं दे रहा उसको फालतू में क्यों खिलाए जा रहे हो, उसको तो हटाओ वहां से। तो फिर हुआ प्राइवेटाइजेशन का जन्म, और प्राइवेटाइजेशन बोला प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फॉलोइंग स्टेप ली गई डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट ने बोल दिया अब तुम देखो भैया, तुम्हारे हिसाब से चला सकते हो बढ़िया है, नहीं चला सकते तो बंद कर दो और उठा के प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। सेटिंग अप BIFR,
ठीक है, जो यहाँ पे बोलते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ समथिंग BIFR पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, ये देखने के लिए भैया ये जो सिक पब्लिक सेक्टर है इसको या तो बेच दे, डिसइन्वेस्ट कर दे, या मौका दिया जाए इनको रिवाइव करने का। तो ये बोर्ड डिसाइड करता था कि इनको मौका दिया जाए या फिर इसको डिसइन्वेस्ट कर दो, प्राइवेट कंपनी को बेच दो, या फिर मान लीजिए कंपनी में जो है गवर्नमेंट का 51% शेयर होल्डिंग होती है, तब वो पब्लिक सेक्टर बन जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया हम 30% अपना सेल कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कितना रह जाएगा, 21% रह जाएगा। यहाँ पे आ गया प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो है मैनेजमेंट बनेगा, ये डिसाइड करेगा किस तरह से कंपनी को रन करना है। डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट बता ही चुका हूं। अब जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें भाई स्टेक किसका हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, दोनों मिलके भी उसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। If more than 51% shares acquired by the private sector, then the ownership is transferred to the private sector. तो अभी किसी कंपनी का अगर 51% से ज्यादा या 51% तक भी वो अपनी होल्डिंग रख लेता है तो उस कंपनी का ऑनर कौन बन जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बन जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली रन करता है बिजनेस एक मैनेजमेंट के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ। वेलफेयर उसका मेन उद्देश्य नहीं होता, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग अपने खुद की नौकरी बचाने के लिए अच्छा काम करेंगे, ठीक है। जिसने पैसा लगाया बिजनेस में वो मैनेजमेंट अच्छा रन करेगा जिससे कोई प्रॉफिट रिटर्न कमा सके, लोगों को अच्छी सहूलियत मिलेगी, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तभी तो कंपनी नाम कमाएगी, लॉन्ग टर्म रन कर पाएगी। तो दैट्स व्हाई प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी हो गया था। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। तो जो प्रॉब्लम थी पब्लिक सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंसी, वो खत्म करने की जरूरत किस पे पड़ी, प्राइवेटाइजेशन में पड़ी। और प्राइवेट सेक्टर ने उसका बहकूबी जो बोलते हैं सही तरीके से क्या बोला है उसका इस्तेमाल किया, और इन द ऑर्डर इंडियन को क्या हुआ, इंडिया कंट्री को क्या हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है प्राइवेट सेक्टर्स की। दे आर नॉट लाइक कि भाई कोई बात नहीं, इस बार कम है तो कोई बात नहीं, वापस दे देंगे पैसा लॉस को रिकवर करने के लिए। नहीं नहीं, क्यों हुआ उसका रीजन ढूंढो, उसको वापस नहीं हो सकता, उसके लिए सख्त मना है। वापस हुआ तो खेल खत्म, वो वाला सीन वहां पे। समझ बात, वो एंड टाइम तक इंतजार नहीं करते कि डिसीजन अब मिनिस्ट्री के पास जाएगा, मिनिस्ट्री डिसीजन लेंगी, फिर उसका डिसीजन आएगा, जब तक तो जो अपॉर्चुनिटी वही खत्म हो गई। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो अपॉर्चुनिटी के फटाफट उसको यूटिलाइज करो, उसको ग्रैब करो और उससे अर्निंग करो, ग्रोथ करो। तो जीडीपी ग्रो होगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी। क्लियर है क्या, आगे बात में चलिए। जो तीसरा पार्ट था ग्लोबलाइजेशन, LPG का तीसरा स्तंभ, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अब एक देश दूसरे देश से, दूसरे तीसरे देश से, हर एक देश दूसरे देश से क्या हो रहा है बेटा, इंटरेक्ट कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। जो उसके पास कम है दूसरा देश उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, जो मेरे पास कम है दूसरे देश से ले रहा हूं, और इसी तरह से डेवलपमेंट बढ़ता है। पैसा खुद की जेब में रखने से नहीं बढ़ेगा, जब तक उसे आप दूसरों के इन्वेस्ट करोगे वहां से पैसा मिलेगा तभी बढ़ता है। तो यहाँ पे हो रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही है, बॉर्डरलेस इकोनॉमी जनरेट हो रही है। Till 1991, Indian government was following the strict policy in regard to impact, import and foreign investment in regard to licensing, imports, tariff restrictions and etc. तो 1991 तक इंडियन गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज करी थी बेटा, चाहे वो इंपोर्ट को लेकर बात हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो, बाहर के पैसों को लेकर बात हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टैरिफ बहुत लगा दिया, ठीक है। और जैसे बोले ड्यूटी ड्रॉबैक जैसी कोई सीन नहीं थे कि भैया एक्सपोर्ट किया तो आपने तो टैक्स दिया उसका आपको मुनाफा वापस मिल जाएगा, जिससे बाहर के देशों में जो है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिक्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो चीजें हमेशा इंडिया को क्या कर रही थी, इंपैक्ट कर रही थी हार्मफुल मैनर के अंदर। फॉलोइंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर 1991, तो 1991 के गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, रिमूविंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो मैंने बताया ना कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं हमारे पास, वो इस बारे में बात थी। कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी, बाहर के देशों से मंगा नहीं रहे थे गुड्स को, तो अब वो हटा दिया भैया। अगर कोई मशीन अच्छी है, कोई टेक्नोलॉजी अच्छी है, भाई टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी नहीं होगी। पहले जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसमें रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट होते, अब कम वेस्ट होंगे, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जीडीपी ग्रो होगा, इकोनॉमी ग्रो होगा, लाइफस्टाइल ग्रो होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो होगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट किसका होगा, देश का ही होगा। तो हर एक चीज दूसरे चीज से लिंक करता है बेटा। जैसे मैंने बात की हर एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है। फेरा की जगह फेमा आ गया था, ठीक है, कुछ कमियां थी फेरा के अंदर जो फेमा ने रिप्लेस करा,
और उसके बाद वो ज़्यादा बेटर काम करा हमारे देश के लिए। अबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे मैंने बताया आपको, तो इसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक का जमाना आ गया। वैसे तो ऑब्वियसली आज की तारीख में आप पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला दिए गए, जैसे कि मान लीजिए जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो गया, ठीक है, सेल्स एरिया हो गया। अगर वहां पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन टोटली जो है एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देशों में बेचने के लिए, तो उस पर कोई ड्यूटी कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसकी कॉस्ट कम आती है। ऑब्वियसली जब कॉस्ट कम आएगी तो जब दूसरे देशों में जाएगा तो वहां के देशों में, वहां के जो दूसरी कंट्री के डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज है जो सेम कलर के प्रोडक्ट बना रहे होंगे, उनसे आप इजीली फाइट कर सकते हो। समझ रहे हो ना भाई? जैसे मान लीजिए सिंपल सा है, कोई चीज 100 रुपए की पड़ी, अब उस पर आप मान लीजिए 50% टैक्स लगा दोगे तो वो 150 की होगी ऑटोमेटिकली। अब वो दूसरे देश जाएगा तो वहां के देश वाले इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, आपने लगा दी एक्सपोर्ट वाला, दूसरे देश जाएगा वो लगा देगा इंपोर्ट ड्यूटी इस पे। अब 150 मान लो उसने 20% टैक्स लगा दिया, तो ये हो गया आपका 180 का, ठीक है। अब यही सामान उसके देश में जो डोमेस्टिक कंट्री है, वहां पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बना के बेच रही है 150 में, तो क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा वहां पे? नहीं बिकेगा, भगा देंगे लतिया के, भाग यहाँ से। 150 को तो हमारा ही मिल रहा है, 180 का तुम्हारा और कह देंगे, हट, नहीं कर देगा, भगा देंगे। तो अगर ये चीज फ्रीडम मिल जाती तो अब 100 का 100 ही रहा, 20% भी टैक्स लगा, कितने का पड़ता बेटा? 120 का ही पड़ता। अब कंपीट करोगे नहीं करोगे? कंपीट कर लोगे। ये वाली बात बोल रहा है। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरे देशों से माल आ रहा है, कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो तो उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी। भाई अगर आप बाहर की चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाओगे तो फिर वो वहां पे प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा महंगी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा महंगी हो जाएगी तो हमारे देश के लोगों को बहुत चीज महंगी पड़ने लग जाएगी। तो दैट्स व्हाई, तो ये चीजें हुई बेटा। जो टैरिफ कोटा आपने लगा रखा था, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही थी, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखा था, साथ ही साथ आपने कैपिटल गुड्स को रोक रखा था, फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया। इन सब के बाद क्या हुआ? देश में तरक्की देखने का माहौल बन गया। सो दिस वाज द रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और उनके 3 एलिमेंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके वजह से देश को तरक्की की ओर देखने को मिल रहा है। कैसा रहा आज का सेशन? बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगली क्लास में इनके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ और भी चीजें पढ़ेंगे, और अगली क्लास जो रखेंगे मेरे ख्याल से इसका अंत करेंगे इस चैप्टर का, फिर प्लानिंग में, क्योंकि चौरसिया साहब के भाई भी आने वाले हैं, उनसे भी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।